अल्फ़ा व्यूवर्स देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं ऐसे यूरोपियन मुल्क की जिसका नाम भी शायद आपने पहली मर्तबा सुना हो। पाकिस्तान में लिथुआनिया का सफारत खाना नहीं है। तुर्की में लिथुआनिया का सफ़ीर पाकिस्तानी अमूर भी देखता है। लिथुआनिया जब भी तुर्की के लिए नया सफ़ीर भिजवाता है तो ये सफ़ीर तुर्की में पेश होने के बाद पाकिस्तान के दौरे पर भी आता है और पाकिस्तानी सदर को अपनी असनाद पेश करता है। आसफ अली जरदारी के दौर में लिथुआनिया का सफ़ीर जब तुर्की से इस्लामाबाद आया और ईवान सदर में असनाद पेश करने की तकरीब हुई। तकरीब के दौरान हमारे सदर ने लिथुआनिया के सफ़ीर से पूछा, आपका मुल्क कहाँ है? सफ़ीर ने जवाब दिया, हम बाल्टिक सी के साथ हैं। लिथुआनिया बाल्टिक स्टेट है। हम 3 मुल्क हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। हम सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए हैं। सदर ने जब ये तारुफ सुना तो उसके बाद पूछा कि आपकी आबादी कितनी है? सफ़ीर ने जवाब दिया, 30 लाख। आसफ अली जरदारी मुस्कुराए और तंज़न कहा, हमारे मुल्क में ऐसे कई शहर हैं जिनकी आबादी आपके मुल्क की कुल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। सफ़ीर ने बड़े अदब से जवाब दिया, जी हाँ, हम एक छोटा सा मुल्क हैं। आसफ अली जरदारी ने इसके बाद इनसे पूछा कि आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी हैं? सफ़ीर ने अदब से जवाब दिया, 54 अरब डॉलर यानी 54 बिलियन डॉलर। ये फिगर्स आसफ अली जरदारी के लिए हैरान कुन थी। उन्होंने दोबारा पूछा कि एक्सेलेंसी 54 मिलियन डॉलर या 54 बिलियन डॉलर्स? सफ़ीर ने जवाब दिया, सर 54 बिलियन डॉलर्स। ये जवाब सदर आसफ अली जरदारी के लिए हैरान कुन था क्योंकि हम जगराफियाई लिहाज से बहुत अहमियत वाली जगह पर हैं, जबकि हमसे 66 गुना छोटा मुल्क 54 बिलियन डॉलर बरामदात से कमाता है। सदर ने सफ़ीर से कहा कि आप क्या बरामद करते हैं? सफ़ीर ने बताया, हम लेज़र टेक्नोलॉजी में दुनिया में पहले नंबर पर हैं। हम सेकेंड हैंड गाड़ियों का कारोबार भी करते हैं, हम दुनिया को बायोटेक्नोलॉजी भी देते हैं और हम एग्रीकल्चर मसनूआत भी बनाते हैं। हमारे सदर मज़ीद शौक में चले गए। सफ़ीर तुर्की रवाना हो गया, लेकिन सदर इसके बाद बड़ी मुद्दत तक लोगों को ये वाक़या सुनाते रहे और ये वाक़या सुनाकर आखिर में हर बार कहते थे, आप देखें दुनिया कहाँ चली गई है। नए आने वालों से गुजारिश है कि इस चैनल अल्फ़ा व्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचते रहें। लिथुआनिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया है, जो बाल्टिक रीजन में वाक़या है। इसके मशरिक में स्वीडन और डेनमार्क हैं, जनूब मशरिक में बेलारूस, शमाल में लिटोविया और बाल्टिक सी हैं, जनूब में पोलैंड और चंद रूसी इलाके हैं। लिथुआनिया बाल्टिक स्टेट है। इसका दारुल हुकूमत विल्नियस है और मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी यही है। ये 5.5 लाख लोगों का छोटा सा शहर है। यह शहर दरियाए नेरेस के किनारे आबाद है। इस दरिया के दरमियान सांप की तरह बल खाता हुआ यह दरिया इस वेलेंस के दरमियान से गुजरता है। वेलेंस में सर्दी होती है। वेलेंस का एयरपोर्ट छोटा सा मगर इंतजामात बहुत अच्छे हैं। नवंबर और दिसंबर में शदीद सर्दी शुरू हो जाती है। जनवरी फरवरी में दर्जा हरारत -25 डिग्री तक गिर जाता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दर्जा हरारत 0 से भी कम होता है। लोग कपड़ों में छुपे हुए होते हैं। शहर में शदीद बर्फबारी भी होती है। होटल तक पहुंचते पहुंचते चेहरा और कान यख हो जाते हैं। वेलनेस एक पुरसकून शहर है, लेकिन यह यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में सस्ता और अच्छा मुल्क है। लोग बहुत नरम हो, फ्रेंडली और मेहमान नवाज हैं। फैमिली लाइफ गुजारते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी इनके घरों में मौजूद है। लोग आज भी अपने दादा के बनाए हुए घरों में रहते हैं। बुजुर्गों का बेहद एहतराम किया जाता है। नौजवान वालदा वालिद सिगरेट नहीं पीते। शादियां हमारी तरह धूमधाम से करते हैं। शाम जल्दी हो जाती है और 8 बजे के बाद लोग गलियों और कॉफ़ी शॉप पे नज़र आते हैं। 9 बजे शहर सुनसान हो जाता है। लिथुआनिया में 86.7% लिथुआनियन, 5.6% पोलिस, 4.8% रशियन और 1.3% बेलारूसियन और 0.7% यूक्रेनियन हैं। दीगर ममालिक से आए हुए बाशिंदों की तादाद 0.9% है। लिथुआनिया की कौमी ज़ुबान लिथुआनियन है। ये अंडर यूरोपीय ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है और संस्कृत के करीब है। कुछ माहिरीन अमूमन इत्तफाक करते हैं
کہ لتھوانین تمام زبانوں کے سب سے زیادہ قدیم زبان ہے۔ لتھوانین زبان یونانی، لاطینی، جرمن، کیتھولک زبانوں سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ یہاں کا نظام حکومت جمہوری نیم صدارتی ہے۔ ملک کی موجودہ صدر ڈالیا گریپس کومتی ہیں، جو 12 جولائی 2009 سے صدر ہیں۔ انہیں ملک کی پہلی فیمیل اور مسلسل 2 مرتبہ صدر رہنے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور ملک کا موجودہ وزیر اعظم سولیس کورٹن لیسٹ ہے، جو سابق پولیس کمشنر بھی رہ چکا ہے۔ ویورز، اگر لتھونیا کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو لتھونیا 1000 سال سے تالے آزماؤں کی گزرگاہ ہے۔ روسی اس کے ذریعے یورپ پر حملہ آور ہوتے رہے، جبکہ نیپولین بوناپارٹ نے جب 1812 میں روس پر حملہ کیا تو یہ لتھونیا کے راستے ہی پہنچا تھا۔ نیپولین کی فوجیں بری طرح برف میں دھنس گئی تھیں، یہ وہاں سے بھوک، بیماری اور زخم لے کر واپس پلٹیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نیپولین کے ہزاروں فوجی راستے میں مارے گئے۔ لتھونیا میں بوناپارٹ کے 80,000 فوجیوں کی اجتماعی قبریں ہیں۔ یہ قبریں بوناپارٹ دور کی نشانیاں ہیں۔ لتھونیا کا نام پہلی مرتبہ تاریخ میں 9 مارچ 1009 عیسوی میں رکھا گیا۔ 6 جولائی 1253 میں مائنڈ ڈاگرز کی بادشاہت قائم ہوئی۔ 24 اکتوبر 1795 میں برطانیہ نے اس پہ قبضہ کیا۔ 16 فروری 1918 کو آزادی ملی اور 15 جون 1944 میں روس نے پھر قبضہ کر لیا۔ 22 جون 1941 میں جرمنی نے قبضہ کیا۔ 1944 میں پھر سوویت یونین کے قبضے میں چلا گیا۔ آخر کار موجودہ لتھونیا کو 11 مارچ 1991 میں آزادی نصیب ہوئی اور 17 ستمبر 1991 میں اقوام متحدہ میں شامل ہو گیا۔ 29 مارچ 2004 میں نیٹو میں شامل ہو گیا۔ 1 مئی 2004 کو یورپی یونین میں شامل ہوا۔ ویورز، اگر لتھونیا کے رقبے کی بات کی جائے تو لتھونیا کا رقبہ 65,300 کلومیٹر ہے، یعنی 25,200 اسکوائر میل۔ یہ رقبے کے لحاظ سے 121واں بڑا ملک ہے۔ ملک کی آبادی 30 لاکھ کے قریب ہے۔ ملک کی اکثریت رومن کیتھولک سے منسلک ہے۔ لتھونیا میں تاریخی شہر بھی ہیں۔ شہر میں 600 سال پرانے چرچ بھی ہیں۔ لتھونیا میں منگول مسلمان بھی ہیں۔ یہ 600-700 سال قبل لتھونیا آئے تھے۔ یہ آج بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کے نام اسلامی لیکن کلچر غیر اسلامی ہے۔ یہ اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ ترکی آج کل ان لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لتھونیا آنے والے مسافر زیادہ تر ویلنس میں ارائیو کرتے ہیں۔ ملک میں ٹرین بھی چلتی ہیں جو روس، پولینڈ، بیلاروس اور لتویا تک جاتی ہیں، مگر تھوڑی مہنگی ہیں۔ بسیں سستی بھی ہیں اور آسانی سے دستیاب بھی۔ ملک کی واحد بندرگاہ گیلپ ہے۔ وہاں سے آپ فیری کے ذریعے ڈنمارک، جرمنی اور سویڈن جا سکتے ہیں۔ ملک کا سب سے پسندیدہ ترین کھیل باسکٹ بال ہے اور سب سے مشہور کھلاڑی NBA کے پلیئر آرویڈاس بونس ہیں۔ فرانسیسی سائنسدانوں کے مطابق لتھونیا یورپ کے مرکزی جغرافیائی مرکز میں واقع ہے۔ 14ویں صدی کے اختتام تک لتھونیا یورپ کا سب سے بڑا ملک تھا اور بیلاروس اور یوکرائن کے بعض حصے بھی اس میں شامل تھے۔ لتھونیا کا GDP 96.261 ارب ڈالر ہے اور فی کس آمدنی $34,594 ہے، جو دنیا میں 41ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ لتھونیا کے ہر 4 افراد میں سے ایک فرد کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ ویلنس سماجی لحاظ سے بھی جدید ترین شہر ہے۔ 1860 میں ٹرین سروس شروع ہوئی۔ شہر میں 1886 میں ٹیلی فون لگے۔ 1899 میں شہر میں سیوریج سسٹم بچھا دیا گیا تھا، جبکہ 1903 میں شہر میں پاور پلانٹ لگایا گیا۔ لتھونیا سوویت یونین سے آزادی حاصل کرنے والا پہلا ملک بھی ہے۔ سپریم کونسل نے 1987 میں آزادی کا اعلان کر دیا۔ روس نے آزادی کی آواز دبانے کی کوشش کی، فائرنگ ہوئی اور 14 افراد مارے گئے، لیکن لوگ ڈٹے رہے۔ لتھونیا کے لوگوں نے آزادی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی انسانی زنجیر بھی بنائی۔ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے، یوں پوری سرحد کے ساتھ لوگوں کی زنجیر تھی۔ سوویت یونین کا پہلا مجسمہ ویلس شہر میں مسمار کیا گیا تھا۔ آپ آج بھی فلموں، ٹیلی ویژن کے کلپس اور یورپی یونین ٹوٹنے کے اخباری تصاویر میں لینن کا سیاہ رنگ کا مجسمہ دیکھتے ہیں۔ یہ مجسمہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف گرتا ہے۔ مجسمہ ویلس میں گرایا گیا تھا اور اس کے گرنے کی تصویر سوویت یونین کے ٹوٹنے کی علامت بن گئی۔ آپ شہر کے سینٹرل حصے میں اس مقام پر جائیں
जहां कभी लेलन का मुजस्मा इस्तदा था और लोग खौफ की नज़र भर कर भी नहीं देखते थे। वो जगह कौम के अरूज और जवाल के लिए इबरत है। आप वहां खड़े होकर एक लम्हे के लिए सोचें तो आपको यकीन आ जाता है कि इस दुनिया में वक़्त से बड़ा कोई संग दिल नहीं। ये पल में उफ़क़ पर चमकती कौमों को खाक का वर्क बना देता है और फिर खाक के इस रिज़्क़ पर हम जैसे लाचार लोग खड़े होते हैं। आप इस जगह खड़े होकर लिथुआनिया को सलाम पेश करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जिसने रूस जैसी सुपर पावर को शिकस्त दी और सोवियत यूनियन से टकराकर लिथुआनिया ने 1990 में आज़ादी का ऐलान किया और साथ ही दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि चूंटी अगर हाथी को मारने का फैसला कर ले तो बहरहाल फतह चूंटू को ही नसीब होती है। लिथुआनिया के 1/3 हिस्से पर जंगलात हैं और इसी में 1500 साल पुराना ओक का दरख्त भी है, जिसे हक करने के लिए 10 बंदों को हाथ की चेन बनानी पड़ती है। पूरे मुल्क में दुनिया का तेज तरीन ब्रॉडबैंड इंटरनेट फ्री है। आप होटल चले जाएं या कॉफ़ी शॉप पर, हर जगह आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा। लिथुआनिया की करेंसी यूरो है। टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। लिथुआनिया में ड्राइवर राइट साइड पर है। लिथुआनिया की मशहूर तरीन डिश सिंपलिनाई है, जो खास किस्म के बर्तनों और शराब में बनाई जाती है। लिथुआनिया का कंट्री कोड +370 है। इंटरनेट डोमेन नेम .lt है। लिथुआनिया यूरोप में सबसे आखिर में ईसाईयत कबूल करने वाला मुल्क भी है। हिल ऑफ क्राइस्ट की एक ऐसी यादगारी जगह है जहां 2.5 लाख के करीब सुलेबें गाड़ी गईं, अपने प्यारों की याद में जिन्हें कब्र की मिट्टी नसीब नहीं हुई थी। इसे सोवियत यूनियन ने कई मर्तबा तबाह किया, लेकिन गांव वाले इसे फिर तामीर कर देते थे। लिथुआनिया पहाड़ों में गिरा हुआ मुल्क है। पहाड़ों की तुराइयों पर जंगल हैं और जंगलों में छोटे छोटे साफ सुथरे गांव, 3-3 मंजिला मकानात हैं, खेत हैं, जानवरों के बाड़े और दर्जनों नदी नाले, और इस तरह पूरा माहौल कैलेंडर की दिलफरेब तस्वीरों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हम खूबसूरत मनाजर की तस्वीर खींचते हैं, लेकिन अगर आप 10 से 8 घंटे ऐसे मनाजर के दरमियान सैर करें जिसका हर शॉट कुदरत की सनाकाई का अजीम शाहकार हो, तो आप और आपका कैमरा दोनों बेबस हो जाते हैं। वर्ल्ड स्टार लिथुआनिया का कौमी परिंदा है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा वाइट स्टॉक लिथुआनिया में पाए जाते हैं। यूरोप में कस्बों के करीब घर, पेंग होम गेस्ट और छोटे छोटे होटल हैं। यूरोप में छोटे होटल्स का तस्वर आम हो रहा है। लोग 10-20 कमरों का होटल बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट खोलते हैं और ये होटल इनकी आमदनी का जरिया भी बन जाता है और बुढ़ापे में तफरी भी। ये होटल माइयाँ और बाबे चलाते हैं। इन होटल्स में दुनिया भर की सहूलतें मौजूद होती हैं। गर्म पानी, साफ टाइल, साफ सुथरी चादरें, खुशबूदार कंबल और सबसे बढ़कर किराया भी ज्यादा नहीं होता। अगर आप यूरोप के होटल और रेस्टोरेंट बंद कर दें तो पूरे यूरोप की मईशत दम तोड़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों यूरोप की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। ये सनतें पूरे मुल्क को चला रही हैं। ये लोगों को जॉब भी देती हैं, हुकूमत को खरबों का टैक्स भी। यूरोप के लोग दूसरों के घरों में नहीं रहते। ये दूसरों को अपने घर में ठहराना पसंद नहीं करते। हमारी हुकूमत अगर तवज्जो दे तो ये छोटे छोटे होटल खोलने के रुझानात को तकवीयत देकर होटलों और रेस्टोरेंट के लिए एक मियारी और कड़ी निगरानी करे तो मुल्क में बड़ा समाजी और माशी इनकलाब आ सकता है। मुल्क अगर सियाहत की इंडस्ट्री को संजीदगी से साथ वक़्त दे, महकमा सेहत गैर मुल्की कंपनियों को हायर करे, ये कंपनियां सियाहती मुकामात की निशानदेही करें, इन इलाकों के लोगों को साफ़ सुथरे होटल और रेस्टोरेंट बनाने के तरीके सिखाएं। लेकिन हुकूमत के पास ऐसे छोटे छोटे मंसूबों के लिए वक़्त नहीं है। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इसे अपने प्यारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।